Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. So let's continue the preparation of objective for English 201. So let's start. अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास MCQ है. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. डैश इज़ वन ऑफ द कोर्स ऑफ कंक्रीटनेस. अब कंक्रीटनेस एज वी डिस्कस के कंक्रीटनेस क्या है कि आपने अपने स्पोकन में अपनी कम्युनिकेशन में जो है वो डायरेक्ट क्लियर वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है, तो इसमें अब कोर में मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कंक्रीटनेस का? ग्रामर, फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग या क्लैरिटी. तो डेफिनेटली इसका डेल्टा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्लैरिटी. क्यों? क्योंकि कंक्रीटनेस का जो मेन पार्ट है, मेन थीम है, वो है ही क्लैरिटी. कि आपकी कम्युनिकेशन में जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. देयर आर डैश टाइप्स ऑफ राइटिंग. अच्छा, अब 5 4 3 2 यहाँ पे वैसे 4 है, लेकिन अगर आपके हैंड आउट्स के अकॉर्डिंग देखें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ राइटिंग, जिसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, रिपोर्ट्स, मेमोज़ और लेटर्स, इस तरह से एक और है. तो ये यहाँ आपके हैंड आउट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो 5 करेक्ट ऑप्शन है. अच्छा, मैसेज ऑर्गेनाइज बाई यूजिंग डायरेक्ट प्लान स्टार्ट्स विद अ बफर स्टेटमेंट. तो बफर स्टेटमेंट से जो डायरेक्ट प्लान का मैसेज है वो स्टार्ट नहीं होता. डायरेक्ट प्लान का मैसेज जो है वो आपकी मेन स्टेटमेंट या जो क्लियर आपकी स्टेटमेंट होती है उससे स्टार्ट होता है. तो इसका यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके पास फॉल्स. कम्युनिकेटिंग कंक्रीटली डज़ नॉट मीन बीइंग. अब अगर आपने कंक्रीटली कम्युनिकेट करना है तो इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं एक्सेप्ट किसके, कि क्या नहीं होना चाहिए. वेग एंड जनरल इन वंस राइटिंग. वेग होता है कि टू बी वेरी अनक्लियर या कोई कंफ्यूज्ड लैंग्वेज यूज़ करना. ठीक है, तो अगर आपने कंक्रीटली कम्युनिकेट करना है तो उसमें तो क्लैरिटी आ रही है. ठीक है, तो इसमें जो है वो अल्फ़ा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है कि वेग नहीं होना. अब बाकी दोनों क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट इन वंस राइटिंग, तो डेफिनेटली कंक्रीटली अगर हमने राइट करना है तो डायरेक्ट मीनिंग्स तो उसमें आने हैं. उसके अलावा स्पेसिफिक भी होना चाहिए, डेफिनेट भी होना चाहिए हमें अपनी राइटिंग में. तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन इसका नहीं है. यहाँ पे जो लगा हुआ है इसका अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डिफाइंस डेमोग्राफिक्स ऑफ कंज्यूमर्स. अब डेमोग्राफिक्स बेसिकली क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड डिजिट्स. तो अब डिजिट्स जो हैं वो अब पर्सनैलिटी को हम क्वान्टिटेटिवली जो है वो एनालाइज नहीं कर सकते, एटीट्यूड्स को नहीं कर सकते, लाइफ स्टाइल्स को नहीं कर सकते. सो इनकम इज़ द करेक्ट ऑप्शन. कि इनकम्स जो हैं वो हम कंज्यूमर्स की डेमोग्राफिक्स को स्टडी करने के लिए एक पैरामीटर हो सकता है. इन अ बिजनेस मैसेज टॉक टू योर ऑडियंस इन अ वे दैट दे आर लेफ्ट विद नो डैश. अब बिज़नेस मैसेज में आपने अपनी ऑडियंस के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है कि ऑडियंस के पास कोई क्या ना रहे, सर्टेनिटी ना रहे, कोई श्योरिटी ना रहे, कोई होप ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, नन ऑफ द अबव. तो डेफिनेटली चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन. कि हमने बिज़नेस मैसेज में अपनी ऑडियंस के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करना है कि उनको जो हमने मैसेज या इन्फॉर्मेशन डिलीवर की है उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे. ठीक है, सो चार्ली इज़ द करेक्ट. अच्छा, अब नेक्स्ट डैश इज़ कंसिडर्ड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, सो वन शुड अवॉइड इम्प्लाइंग ऑफर्स और प्रोमिसेस दैट कांट बी डिलीवर्ड. अब क्या है इस तरह के बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स? एक्सेप्टेंस लेटर, सेल्स लेटर्स, क्लेम लेटर्स या जॉब एप्लीकेशन लेटर्स. तो यहाँ पे बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेल्स लेटर. क्यों? क्योंकि क्लेम लेटर्स वो होते हैं लाइक आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है, फॉर एग्जांपल कोई ड्रायर या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो आपने ऑर्डर किया और उसको यूज़, उसकी गारंटी या वारंटी वहाँ पे जो लिखा होता है वो फॉर सपोज 2 ईयर्स की है, लेकिन वो एक साल या 2 साल से पहले ही ख़राब हो गई है. तो हम क्लेम करते हैं कि इसकी गारंटी तो ये थी लेकिन ये ठीक काम नहीं की. तो क्लेम लेटर्स होते हैं. ठीक है, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स नेम से पता चल रहा है कि जॉब सीख करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं. एक्सेप्टेंस लेटर अगर हमने मतलब कोई हायर किया है कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉई, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर्स होते हैं. तो सेल्स लेटर्स में रह गए. सेल्स लेटर इस तरह के बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डील्स जिनकी बेसिस पे बनाई जाती हैं. सो अगर आपने सेल्स लेटर लिखना है तो इस तरह के प्रोमिस ना आप करें जो आप मतलब डिलीवर नहीं कर सकते विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस द फाइनल पीस ऑफ राइटिंग इज़ अ टीम एफर्ट with more than one writer working on a single document is called dash. collaboration, scheduling, technology या all of above. तो टेक्नोलॉजी तो इससे बिल्कुल मिसमैच्ड है. scheduling भी मिसमैच्ड है. क्यों? क्योंकि scheduling में हम शेड्यूल या schedule जो भी है वो हम बेसिकली बस वो दे रहे होते हैं. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आपने पीस ऑफ पेपर लिखा है तो वो बेसिकली एक टीम एफर्ट होगी. किसी एक पर्सन ने अगर वो लिखा भी होगा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, लेकिन फिर भी वो कोलैबोरेशन के साथ जो है वो हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएगा. सो अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन. अब नेक्स्ट है आपके पास in the composition of a business message, technology like Microsoft Word affects the composing process by degree. अच्छा, अब ये जो MS Word है, अगर आपने कोई बिजनेस मैसेज फॉर एग्जांपल एक तरफ आपने हैंड रिटन लिखा है और दूसरी तरफ आपने MS Word यूज़ किया है, तो दोनों का क्या फ़र्क होगा कि अगर MS Word यूज़ किया है तो इट विल डिक्रीज़ प्रोडक्टिविटी? डेफिनेटली नो.
इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस यस, डिक्रीजिंग बोथ प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस नहीं। अब डेफिनेटली अगर हम हैंड रिटन की जगह MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं कोई भी लेटर या बिजनेस मैसेज लिखने के लिए, तो प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस दोनों डिक्रीज़ तो नहीं होंगी। डेल्टा आपके पास क्या ऑप्शन है, इंक्रीजिंग बोथ प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस। सो डेल्टा जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है कि प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस दोनों जो है वो इंक्रीज़ होंगी। कब, अगर हम MS वर्ड को इंस्टेड ऑफ हैंड रिटन बिजनेस मैसेज राइटिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी ना MCQs की तरफ आ जाते हैं, वो फिनिश हो गए हैं। सबसे पहले आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो ओरल, मेटा, नॉन वर्बल या रिटन। तो ओरल कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव, क्यों? क्योंकि लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है और फ़ौरन से ऑडियंस का फीडबैक भी हमें पता चल जाता है। और रिटन कम्युनिकेशन में हमें बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है कि अगर हमने ईमेल लिखी है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि दूसरा बंदा जो रिसीवर है वो कब ईमेल का फीडबैक या उसका रिस्पॉन्स वापस जो है वो दोबारा सेंड करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट इमेंस डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड जॉब कम्युनिकेशन, तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ ऑडियंस। अब कैसे? क्योंकि जॉब कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन, अब क्लासरूम कम्युनिकेशन में अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट टीचर से कम्युनिकेट कर रहा है तो दैट इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ 2 पर्सन्स एट सिंगल टाइम, ठीक है। लेकिन जॉब कम्युनिकेशन में अक्सर मीटिंग्स या इस तरह की कोई भी गैदरिंग्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है वो हो सकती है, तो ये जो है इसकी वजह से काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अ लेटर और रिपोर्ट टू अ कस्टमर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर कस्टमर एम्प्लॉयर को लिख रहा है तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी, ऑफिसर कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर, तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज़ द राइट ऑप्शन। बिसाइड्स इनेबलिंग यू टू डू योर जॉब, राइटिंग वेल कैन ब्रिंग यू पर्सनल बेनिफिट्स एज वेल। अब कौन कौन से पर्सनल बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप अच्छा लिखते हैं? रिकग्निशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, के कम्प्लीमेंट्स अच्छे मिलते हैं, रेजेस, प्रमोशन, ये सारी जॉब्स में जो है वो आपको बोनसेस और ये सारा कुछ मिलता है, तो ऑल ऑफ अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डैशा इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स एंड ऑल ऑफ दीज एज आई मैंशनड अर्लियर के आपके हैंडआउट्स में 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो दी हुई हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, तो उसमें से ये 3 भी जो है वो उसका पार्ट हैं, तो ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट। अच्छा, अब एज यू राइट इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट यू नीड टू रिमेंबर 3 थिंग्स। अब हमने अगर किसी प्रोफेशनल जगह पे जो है वो अपना कुछ कोई भी पीस ऑफ पेपर लिखना है तो हमें क्या चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है? रीडर्स क्रिएट मीनिंग, येस। रीडर्स रिएक्ट ऑन मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस, येस। रीडर्स क्रिएट प्लानिंग, रीडर्स क्रिएट प्लानिंग। अब रीडर्स कोई प्लानिंग तो क्रिएट नहीं करते हैं हमारा पीस ऑफ पेपर लिख के देख के, ठीक है। तो इसमें ए और बी जो हैं ये दोनों करेक्ट हैं, और ये शॉर्ट में भी वैसे आ जाता है, तो इसको एक बार हैंड आउट से आप लोग ज़रूर रीड कर लें। OHPs मीन्स, OHPs जो हैं दिस आर द ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज। अब ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज क्या होती हैं? वो जैसे कभी फ्लैश कार्ड या इस तरह का हम कोई हैंडी मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, तो ये OHPs हैं, ठीक है। टू प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक केयरफुली एंड लॉजिकली जस्ट एज यू वुड फॉर अ रिटन रिपोर्ट, कीप इन माइंड द। अच्छा, अगर हमने जो है वो कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो हमें क्या क्या याद माइंड में रखने की ज़रूरत है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉक, द स्टेटस ऑफ टॉक, द मेन पॉइंट्स ऑफ टॉक, बोथ ए एंड सी। तो ऑब्जेक्टिव्स के मेन पॉइंट्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स का जो एजेंडा जो है वो, तो ए और सी ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है, सो डेल्टा इसका सही आंसर है, ठीक है। A subject in its own right and something about which much has been written and said is called body language। तो बॉडी लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होता है वो मेन आपका है, और उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो बॉडी लैंग्वेज इसमें आ जाएगा, ठीक है। डोंट स्पीक टू सॉफ्ट, टू फास्ट और मम्बल, योर ऑडियंस मस्ट बी एबल टू। अच्छा, अब क्या है कि हमने कोई भी जब प्रेजेंटेशन देनी है तो ना ही ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता बोलना या ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलना, या बिल्कुल ही कन्फ्यूज्ड स्पोकन जो है वो यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है इट मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस टू योर फेलोज एज वेल। थैंक यू।